उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि वो होश खोने वाली है। उस साए ने अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी थी। नंदिनी ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर एक जोरदार चीख मारी और अचानक ये कहानी है नंदिनी की, एक होनहार लड़की जिसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया था जब उसे दिल्ली में एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब मिली। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी अब एकदम स्टेबल हो जाएगी। कंपनी का एनवायरनमेंट उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके सभी कलीग्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। उन्हीं कलीग्स में एक लड़का था, नितिन, जो बहुत समय से उसी कंपनी में जॉब करता था। नितिन बहुत शार्प, तेज बुद्धि वाला और दिखने में काफ़ी हैंडसम था। कंपनी की काफ़ी लड़कियां उसे लाइक करती थी, पर नितिन बिहेवियर से बहुत ही डिसेंट था। काम और प्रोजेक्ट की वजह से नितिन और नंदिनी साथ ही होते थे। धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी। वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे। वो दोनों साथ ही कंपनी में आते और साथ ही घर जाते थे। नितिन हमेशा अपनी माँ के बारे में बात करता था कि कैसे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। नितिन अपनी माँ से दूर रहता था। उसकी माँ एक छोटे से गांव हल्द्वानी में रहती थी। ये नंदिनी को पता था। अपने माँ से इतना प्यार और चिंता होने के कारण नंदिनी को नितिन बहुत ही प्यारा लगने लगा था। शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। नितिन को हमेशा से ही नंदिनी बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग लगती थी। वो बहुत शांत और समझदार थी। नितिन को भी नंदिनी से शायद प्यार होने लगा था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। नंदिनी ने ये बात उसके घर वालों को बताई, पर उसकी माँ को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। नितिन बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से था और उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ थी और वो भी हमेशा बीमार ही रहती थी। इसीलिए नंदिनी की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन नंदिनी और नितिन एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने घर वालों के विरुद्ध जाकर भागकर शादी कर ली। उनकी शादी को एक हफ्ता हुआ। दोनों ने शादी के लिए एक हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। नितिन को अपनी माँ से मिले हुए काफ़ी महीने हो चुके थे, इसलिए उसने हल्द्वानी जाकर अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। नितिन ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, बहुत दिन हुए, माँ से नहीं मिला हूँ मैं गांव जाकर उनसे मिल आता हूँ, तुम यहीं रुको। पर नंदिनी भी साथ आने का और माँ से मिलने का हट करने लगी। न चाहते हुए भी उसे नंदिनी को साथ ले जाना पड़ा। अगले ही दिन वो हल्द्वानी के लिए निकल पड़े। हल्द्वानी काफ़ी शांत और सुंदर जगह थी। चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा थी। काफ़ी दूर तक चलने के बाद नंदिनी को एक हवेली दिखाई देने लगी। वो नितिन की हवेली थी। हवेली चारों ओर से बहुत सारी झाड़ियाँ और घनी खामोशी से घिरी हुई थी। इतनी बड़ी और पुश्तैनी हवेली देख के नंदिनी हैरान हो गई। नितिन के पास इतनी बड़ी हवेली है, ये उसने उसे कभी बताया नहीं था। हवेली में आने के बाद नंदिनी बहुत अजीब सा महसूस कर रही। बहुत रात होने के कारण दोनों माँ से मिले बिना ही सो गए थे। अगले दिन नितिन को पता चला
माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो माँ के रूम में जाने लगा। तभी नंदिनी ने कहा, मैं भी आती हूँ। तब नितिन ने कहा, नहीं, तुम मत आओ। माँ की बीमारी बहुत ही अजीब है, वो तुम्हें भी लग सकती है, तुम ठहरो, मैं अभी जाके आता हूँ। नितिन का ये बिहेवियर नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा, पर नंदिनी फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। नितिन काम की वजह से बाहर गया हुआ था। दिन भर उसे ये महसूस हुआ कि उसके और नितिन के अलावा भी इस हवेली में कोई है। नितिन के आने के बाद रात को नंदिनी नितिन को ये सब बताना चाहती थी, लेकिन वो खुद कंफ्यूज थी। गांव का माहौल नंदिनी के लिए नया था। रात में दोनों खाना खा के सो गए। नंदिनी गहरी नींद में थी। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक रात के 2 बजे नंदिनी की आँख खुली। उसने महसूस किया कमरे में कुछ असामान्य था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा वही था, लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। उसकी नजर कोने में पड़ी, जहां एक अंधेरा साया उसे दिखाई दे रहा था। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह साया असली है या नकली। अचानक वह साया हिलने लगा। नंदिनी की सांसें तेज हो गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। नंदिनी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह साया उसके और करीब आ गया है। अचानक उसे अपने पैर पर एक ठंडी पकड़ का एहसास हुआ। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उस साये ने उसके पैरों को जोर से खींचा और नंदिनी बिस्तर से गिर पड़ी। वह पूरी तरह से फर्श पर गिरी और उसकी पीठ में दर्द हुआ। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस साये की पकड़ अब भी उसके पैरों पर थी। नंदिनी ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। साये की ठंडी पकड़ की वजह से उसके पूरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी थी। नंदिनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उस साये ने एक घिनौनी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। नंदिनी की रीढ़ की हड्डी में से सनसनाहट दौड़ गई। उसने महसूस किया कि वह साया अब उसके और करीब आ गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे महसूस हुआ कि वह होश खोने वाली है। उस साये ने अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के करीब लाया। उसकी सांसें बर्फ की तरह ठंडी थी। नंदिनी ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर एक जोरदार चीख मारी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। नंदिनी हाफती हुई फर्श पर पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। उसने डरते डरते चारों ओर देखा, लेकिन अब वह साया गायब हो चुका था। नंदिनी ने खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब भी कांप रहे थे। वह किसी तरह बिस्तर पर वापस बैठी और घबराते हुए चारों ओर देखने लगी। वह समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। वह साया सचमुच वहाँ था और उसने अपनी उपस्थिति का एहसास उसे करा दिया था। नंदिनी ने ठंडी सांस ली और बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गई। नंदिनी बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बगल में सोए अपने पति नितिन की ओर देखा। उसकी चीख सुनकर नितिन की नींद खुल गई थी। वह घबराया हुआ था। वो उठकर बैठा और नंदिनी की हालत देखकर चिंता से भर गया। नंदिनी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नितिन ने प्यार से पूछा।
उसके स्वर में गहरी चिंता थी। नंदिनी ने कांपते हुए नितिन की ओर देखा और उसके गले लग गई। नितिन, यहाँ कुछ था, कोई था। उसने मुझे खींचा। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने हकलाते हुए कहा। नितिन ने नंदिनी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। शांत हो जाओ नंदिनी, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। नितिन ने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद नंदिनी को कोई बुरा सपना आया होगा। उसने प्यार से नंदिनी के सर पर हाथ फेरा और कहा, यह सिर्फ एक सपना था नंदिनी, अब सब ठीक है। नंदिनी ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने नितिन को सब कुछ विस्तार से बताया, साया, ठंडी पकड़ और उस भयानक हंसी के बारे में। नितिन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश की। कभी कभी हमारे मन की थकान ऐसे सपने दिखाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। नितिन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे फिर से बिस्तर पर लेटा दिया। चलो, अब सोने की कोशिश करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, उसने नरमी से कहा। नंदिनी ने नितिन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था, जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। नितिन ने भी उसका हाथ थामे रखा और धीरे धीरे नंदिनी की पीठ सहलाने लगा ताकि वह शांत हो सके। अगर तुम्हें कोई डर लगे तो मुझे जगा देना नंदिनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, नितिन ने प्यार से कहा। नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। नितिन की मौजूदगी से उसे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस हो रहा था। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन नंदिनी के मन में अब भी उस साए की यादें ताज़ा थी। सुबह की धूप हल्की हल्की कमरे में फैल रही थी, लेकिन नंदिनी का मन अब भी रात के उस भयावह अनुभव से उलझा हुआ था। नितिन उसे दिलासा देकर काम के सिलसिले में बाहर गया था। नंदिनी घर में अकेली थी और उसका मन अब भी बेचैन था। उसने नितिन की माँ के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उनसे कभी मिली नहीं थी। आज उसने फैसला किया कि वह इस हवेली की रहस्यों को खुद जानने की कोशिश करेगी। हवेली बहुत पुरानी और भयावह थी। हर कोने में धूल और जाले थे जो उसके उम्र और इतिहास को दर्शाते थे। नंदिनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली की जांच शुरू की। वह पुराने फर्नीचर और दीवारों पर लगे धुंधले चित्रों को देखते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। उसने सुना था कि नितिन की माँ ऊपर वाले कमरे में रहती है। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि वह कमरा बाहर से ताले में बंद था। यह देखकर नंदिनी को और भी अजीब लगा। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि आखिर चाबियां कहाँ हो सकती हैं। उसने पूरे घर में खोजबीन शुरू की। अंततः तहखाने की ओर वो बढ़ी। तहखाना बहुत ही गहरा और अंधेरा था। उसने अपने साथ एक टॉर्च ले ली, लेकिन उसकी रोशनी भी उस घने अंधेरे को पूरी तरह से चीर नहीं पा रही थी। तहखाने में कई पुराने बक्से और टूटे फूटे सामान बिखरे हुए थे। वहाँ का माहौल बेहद डरावना था, जैसे किसी भी वक्त कुछ भी भयानक घटित हो सकता था। अचानक एक पुराने बक्से के नीचे उसे चाबियों का गुच्छा मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि इन चाबियों में से एक ऊपर वाले कमरे की होगी। उसने चाबियां उठाई और जल्दी जल्दी ऊपर की ओर भागी। ऊपर पहुंचकर कांपते हाथों से ताला खोलने की कोशिश वो करने लगी। ताला खुलते ही दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। नंदिनी ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और अपनी टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। कमरा बहुत पुराना था और गंदा था। दीवारों पर फफूंद लगी हुई थी। हवा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उसे कमरे के कोनों में कुछ अजीब सा दिखा। जब उसने नज़दीक जाकर देखा
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नितिन की माँ की लाश वहां पड़ी हुई थी, पूरी तरह से सड़ी गली। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। नंदिनी का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी नज़रें उस लाश के मुंह पर गई जहाँ खाने का सामान भरा हुआ था। उसने समझ लिया नितिन ने उसे मरने के बाद भी खाना खिलाने की कोशिश की थी। नंदिनी को यह समझते देर नहीं लगी कि नितिन ने उससे ये बात छुपाई थी। उसका दिल दर्द और घबराहट से भर गया। वह तुरंत कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त लगभग गिर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह सीधे दरवाजे की ओर भागी और बाहर निकल गई। हवेली के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने नितिन की माँ की भयानक तस्वीर घूम रही थी। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन उससे बात करने का साहस वो नहीं जुटा पा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर नितिन ने उससे ये सब क्यों छुपाया, और वह उस साय का क्या मतलब था जो उसने रात में देखा था। नंदिनी जानती थी कि इन सभी सवालों का जवाब उसे सिर्फ नितिन से ही मिल सकते हैं, लेकिन अब उसका मन नितिन पर विश्वास करने को तैयार नहीं था।